नमस्कार। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना गौरव। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। शुरुआत करते हैं पंजाब की खबर से। 2 दिनों तक चलने वाली पंजाब बीजेपी कार्यकारिणी की मीटिंग जालंधर में आज शुरू हो गई है। मीटिंग के पहले दिन फैसला लिया गया कि पार्टी केंद्र और सूबे के कामों को जनता तक पहुंचाएगी और तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया गया। जाहिर तौर पर डेवलपमेंट का मुद्दा भी पंजाब के चुनावों में इस बार मुख्य तौर पर रहने वाला है। ये संदेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष उनकी तरफ से कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर दिया गया है। अकाली दल की सहयोगी पार्टी बीजेपी ने मिशन 2017 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जालंधर में शुरू हुई कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश के बीजेपी के सभी ओहदेदार शामिल हुए। कार्यकारिणी मीटिंग की अध्यक्षता प्रदेश बीजेपी के इंचार्ज प्रभात झा और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विजय सांपला ने की। कार्यकारिणी के पहले दिन की मीटिंग में फैसला लिया गया कि पार्टी के सभी नेता और वर्कर 2017 की जंग को फतेह करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के कामों को लोगों तक पहुँचाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जो 2 साल में 579 डिसीजंस लिए हैं और उसमें से 548 डिसीजन एग्जीक्यूट हो गए हैं। ऐसे डिसीजंस को गांव-गांव में ले जाकर वहां पर तख्त लगाना। पंजाब की सरकार ने जो कुछ भी किया है, अभी अमृतसर में और भटिंडा में सुखबीर जी ने सारे स्लाइड्स दिखाए थे कि हमने कितना किया है। मुझे गौरव है ये कहते हुए कि 7 मसलों में पंजाब देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य है। उधर पंजाब में बीजेपी के इंचार्ज प्रभात झा ने कहा कि नशे के मुद्दे पर पंजाब को बदनाम किया जा रहा है, जिसका जवाब जनता चुनाव में देगी। प्रभात झा ने पंजाब में तीसरी बार हैट्रिक लगाने का दावा भी कर दिया। जो माँ भारती के लिए सीमाओं पर लड़ते हैं, मरते हैं, वो क्या गजेड़ी और नशेड़ची हैं? आज भी पंजाब के सर्वाधिक लोग नौजवान सेना में हैं। क्या उन नौजवानों का अपमान नहीं होगा? फिर से तीसरी बार जिसको आप कहते हैं हैट्रिक, यहाँ पर सरकार बनेगी और गुमराह करने वाले कुछ भी नहीं कर पाए। जो अध्यक्ष हैं विजय सांपला, उन्होंने भी साफ तौर पर अपने जो भाषण दिया था उसमें साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश किया है कि अभी तक पंजाब में जितने भी काम हुए हैं वो पिछले 10 साल यानी जब से बीजेपी और अकाली दल की सरकार यहाँ पे रही है उसी दौरान हुए। बरगाठी में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी और बहबल कला गोलीकांड के लिए गठित जस्टिस जोरा सिंह आयोग ने पंजाब सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों की माने तो जोरा आयोग की रिपोर्ट कई पुलिस अधिकारियों के लिए बड़ी सिरदर्दी बन सकती है, क्योंकि बहबल कला गोलीकांड को लेकर कई गंभीर सवाल उठ सकते हैं। रिपोर्ट में सिख प्रचारकों पर भी टिप्पणी की गई है। रिटायर्ड जस्टिस जोरा सिंह अपनी रिपोर्ट पंजाब सरकार को सौंप चुके हैं। हालांकि ये रिपोर्ट फिलहाल जन तक नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये रिपोर्ट कई पुलिस अफसरों के लिए सिरदर्दी का कारण जरूर बन सकती है। और सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में जोरा सिंह की तरफ से काफी इन्वेस्टिगेशन जो है वो नैरो डाउन की गई है, जिसका साफ मतलब है कि कुछ पुलिस ऑफिशियल्स के ऊपर पिन पॉइंट जरूर किया गया है कि फायरिंग के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। और इसी कारण ये रिपोर्ट जो है काफी पुलिस ऑफिसर्स के लिए जो है सिरदर्दी का कारण बन सकती है। और यहाँ तक कि ये भी सूत्र बता रहे हैं कि 2 मृतकों की जो मौत हुई थी उसमें से एक मृतक की बॉडी में जो बुलेट लगी थी उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और हालांकि जो दूसरा मृतक था उसकी जो बुलेट लगी थी वो शरीर के आर पार चली गई थी, तो वो जीरो डाउन नहीं हो पाया है। तो इसका साफ मतलब है कि कुछ पुलिस ऑफिशियल्स के ऊपर गाज जो है वो जरूर गिर सकती है जब ये रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी, सार्वजनिक की जाएगी। और अगर दूसरी कुछ और फाइंडिंग्स की बात की जाए तो इस रिपोर्ट में बाकायदा सूत्र जो यही बता रहे हैं कि काफी ज्यादा और भी चीजें जो हैं लिखी गई हैं, जिसमें एक टिप्पणी ये भी है कि पुलिस की तरफ से जो फायरिंग की गई है उसे अवॉइड किया जा सकता था, यानी कि तब माहौल जो है इतना प्रोवोकेटिव नहीं था कि पुलिस फायरिंग जो है वो की जा सके। और यहाँ तक कि इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि अगर पुलिस फायरिंग ना होती तो पंजाब में माहौल इतना खराब नहीं होता, क्योंकि
फायरिंग के बाद काफी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऐसे हुए जिससे कि पंजाब में काफी ज्यादा जो है माहौल खराब हुआ और यहाँ तक कि सिख प्रचारकों के ऊपर भी टिप्पणी की गई है कि अगर उस समय वो ज्यादा शांति बनाए जाने की ज्यादा से ज्यादा अपील करते तो शायद माहौल और भी खराब ना होता। तो सिख प्रचारकों के ऊपर भी जो है टिप्पणी की गई है और साथ ही साथ हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में एसआईटी को भी जो है सिफारिशें की गई हैं कि 6 महीने के दरमियान जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाए और जो है कार्रवाई की जाए। अभी फिलहाल इंतजार हो रहा है कि इसे जनतक किया जाए, सार्वजनिक किया जाए ताकि पता लगाया जा सके कि और इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास हो सकता है। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ हैं शर्मा, जी मीडिया, छत्तीसगढ़। जस्टिस जोरा सिंह आयोग की रिपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल का कहना है कि उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, जबकि विपक्ष ने रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। पंजाब बीजेपी की नेता नवजोत कौर सिद्धू ने सरकार को जोरा सिंह आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की सलाह दी है। जस्टिस जोरा सिंह ने बहबल कला गोलीकांड को लेकर जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस बाबत जब उप मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने फिलहाल इस पर कुछ भी कहने से गुरेज किया। डिप्टी सीएम ने बताया कि रिपोर्ट देखने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। Let me, I have not seen it. Let me, without a, can't I go to? लेकिन ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ यार मैं हैरान है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਤੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। उधर पंजाब बीजेपी नेता नवजोत कौर सिद्धू की राय है कि सरकार को जोरा सिंह आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देना चाहिए। रिपोर्ट का फायदा ही वो होता है कि अगर आपने एक रिपोर्ट बनाई है, कोई बहुत उस पर काम हुआ है और रिपोर्ट की कुछ निकल के आया उस रिपोर्ट से कि हमें करना चाहिए, तो बैठना चाहिए कैबिनेट के साथ, देखना चाहिए। तुम्हें इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि हम पंजाब से कैसे ये सारा गंद निकालें, तो ये रिपोर्ट माननी बहुत जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट को लागू करने की बात कही है। उन्होंने आख्या जो उन्होंने आख्या लफ्ज बलफ्ज ਉਹਦੇ ਤੇ पालना कर। पुलिस अफसरों से भी कार्रवाई नहीं, जो भी मैं तो पढ़ी नहीं है जी, मेरे को दाई भी नहीं है। मेरा मतलब है ਜਿਹੜੀ कमीशन ਹੁੰਦਾ है ਉਹਦੇ ਤੇ पूरा लाभ ले। वहीं आम आदमी पार्टी को जोरा सिंह आयोग की रिपोर्ट से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। उन्होंने इसे लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करार दिया है। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਈਵਾਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਆ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आम आदमी पार्टी ने जोरा सिंह रिपोर्ट को महज आईवाश की कोशिश करार दिया है। चंडीगढ़ से नेहा सलारिया, जलंधर से रजीव वधवा के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया। उधर बहबल कला के लोगों की माने तो वो जस्टिस जोरा सिंह आयोग की जांच से खुश नहीं हैं। बहबल गोलीकांड में जस्टिस जोरा सिंह की जांच से पीड़ित लोग खुश नहीं हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पेश आए बहबल कला गोलीकांड के पीड़ित कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। उनकी दलील है कि अधिकांश लोगों को अब तक मुआवजा ही नहीं मिला। जस्टिस जोरा सिंह इस कांड से जुड़ी रिपोर्ट तक सरकार को सौंप चुके हैं, बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी सुध नहीं ली है। कोई पुलिस अधिकारी या कोई प्रशासन या कोई सरकार का बंदा कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं पूछना। कई पीड़ितों का कहना है कि जिन्हें मुआवजा दिया गया है उन्हें भी पूरा मुआवजा नहीं मिला। वहीं बहबल खुर्द के शहीद कृष्ण भगवान के बेटे की माने तो जोरा सिंह सिर्फ एक बार उनके घर पर आए। घर पर उनकी बहन थी जिसके बयान दर्ज नहीं किए गए। जोरा सिंह जी मैं नहीं, साढ़े ना कोई किसी ना मीटिंग नहीं हुई। वो एक बार घर आए सीगे, उस टाइम असी घर नहीं सीगे, घर आए सी, घर दे फैमिली मैंबर घर सी, सिस्टर सीगी, मदर सीगी, उन्होंने मिले। ओनली मिल के चले गए, उन्होंने कोई बयान नहीं लिया गया। बहबल कला कांड के पीड़ितों की माने तो ज्यादातर लोगों को इतना समय बीत जाने के बावजूद मुआवजा नहीं मिला है। फरीदकोट से देवानंद शर्मा के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया। जस्टिस जोरा सिंह आयोग की रिपोर्ट को लेकर सूबे में सियासत भी शुरू हो गई है। इसे लेकर विपक्ष का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट अधूरी है। जोरा सिंह आयोग रिपोर्ट के मसले पर पंजाब कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है।
बहबल कला कांड से जुड़ी जस्टिस जोरा सिंह की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। उससे पहले ही सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। लुधियाना में पूर्व सीएम राजेंद्र कौर भट्टल ने कहा कि रिपोर्ट अधूरी है क्योंकि 1 साल बाद भी सरकार असली दोषियों का पता नहीं लगा सकी। पुलिस दोषी है। पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਨੇ ਰੋਲੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਜੌਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। उधर कपूरथला में भी कांग्रेसी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बहबल कला कांड के साथ नशे के मुद्दे पर भी उप मुख्यमंत्री को घेरा। पुलिस भर्ती के दौरान युवाओं के डोप टेस्ट कराए जाने के उप मुख्यमंत्री के बयान को कांग्रेस नौटंकी करार दे रही है। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। 6.5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ कराएंगे, आउटसोर्स करेंगे। पुलिस भर्ती के दौरान भी डोप टेस्ट करवाए जाने को कांग्रेस ने नाटकबाजी करार दिया है। लुधियाना से नवीन शर्मा के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने नशे को रोकने के लिए केंद्र सरकार से सरहद पर सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस नशा रोकने के लिए बेहतर काम कर रही है। डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने सीमा पार से होने वाली ड्रग तस्करी की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस की कोशिशों को सराहते हुए उन्हें बधाई दी है। ड्रग्स के मसले पर एक बार फिर पंजाब के उप मुख्यमंत्री ने विरोधियों पर सूबे को बदनाम करने का आरोप लगाया है। हालांकि इससे पहले पंजाब पुलिस की पीठ थपथपाना नहीं भूले। सुखबीर बादल की माने तो पड़ोसी देश से सप्लाई होने वाली ड्रग्स को देश भर में जाने से पंजाब पुलिस रोकती है। पंजाब पुलिस को बधाई देनी चाहिए, ਅਸੀਂ ड्रग्स फड़ रहे हैं। आ ड्रग्स सारे हिंदुस्तान के कोने कोने जाने सी। अज गोवा कोल किहड़ा बॉर्डर है ते आ कित्थों रहा पाकिस्तान भेज रहा है। आपां ड्रग वॉर पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस लेवल की फोर्स पंजाब के बॉर्डर से चाहिए है कंपेयर टू जम्मू कश्मीर, इट इज फार 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 लेस। नशे के मुद्दे पर पंजाब के उप मुख्यमंत्री ने हरियाणा को भी निशाने पर लेने से गुरेज नहीं किया। हरियाणा में पुलिस की रिक्रूटमेंट चल रही है और ड्रग्स लेके 3 नौजवान की मौत हो गई। किसी टीवी चैनल ने, किसी अखबार ने ऐसा कोई प्रचार नहीं किया। सुखबीर बादल का दावा है कि कुछ लोगों का निशाना सीएम बादल और अकाली दल थे, जिसके चलते पूरे पंजाब को बदनाम किया गया। टारगेट सी सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल या कुहाड़ साहब या साडी पार्टी पर बदनाम करता अपने पंजाब के सारे थोनू भी। उधर आम आदमी पार्टी ने विरोधियों को दोष दे रहे उप मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब को बदनाम करने वालों के चेहरे जनता चुनावी जंग में बेनकाब करेगी। कोई बंदा भी नहीं चाहता कि असी इत्थे पंजाब की बदनामी होए। हकीकत आ जे बीमारी का पता लग जाए तो इलाज हो सकता। वो बीमारी के उत्ते पर्दा पाने की कोशिश कर रहा है। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ सारियां चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। सुखबीर सिंह बादल विरोधियों पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि पंजाब को बदनाम करने वालों का 2017 के विधानसभा चुनावों में पर्दाफाश हो जाएगा। जालंधर से राजीव वाधवा के साथ नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। पठानकोट के नजदीक पंजाब हिमाचल सरहद पर कई अहम ठिकानों की निशानदेही करके प्रशासन की ओर से उन्हें नेस्तनाबूद करने की मुहिम छेड़ी गई है। गौरतलब है कि ये खाली पड़ी इमारतें नशे के अड्डे बनी हुई थी। पठानकोट के साथ लगते हिमाचल प्रदेश और कुछ इलाकों में पुलिस ने छापेमारी की। तोड़ी जा रही इन खाली पई इमारतों में चल रहा था नशे का काला कारोबार। पंजाब हिमाचल सरहद पर पड़ती इस तरीके की खाली पई इमारतें नशेड़ियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह है, जिसका प्रशासन ने संजीदगी से नोटिस लिया और पीले पंजे की मदद से इसको कर दिया गया ढह ढेरी। जब इस सारे मामले के बारे में एसडीएम नूरपुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कई बार पहले इनको प्रशासन की तरफ से नोटिस दिए गए थे, जिसका कोई जवाब न मिलने से आज उन्होंने ये कार्रवाई की है और नशे के ठिकानों को तोड़ा जा रहा है।
ये अवैध रूप से कुछ मकान बनाकर यहाँ पर ड्रग पेडलिंग कर रहे थे, तो प्रशासन ने 1 महीना पहले इनको नोटिस दिया कि आप ये बताएं कि आप किस एवज में यहाँ बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद इनका जवाब न आने के बाद दूसरा नोटिस दिया गया, जिसमें हफ्ते भर का नोटिस दिया गया कि अगर आप कोई भी जवाब नहीं देते हैं अगर हमें, तो आपके जो अवैध मकान बने हुए उनको तोड़ दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक नशा तस्करों के खिलाफ 70 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 28 महिलाएं और 2 नाबालिग बच्चे भी नशा तस्करी में शामिल हैं और अभी भी बाकियों की गिरफ्तारियां चल रही हैं। पुलिस नशे के इन सभी अड्डों पर छापेमारी कर रही है। हमारे डीजीपी साहब ने, उनके डीजीपी साहब हिमाचल को, डीजीपी पंजाब साहब ने, श्री सुरेश रोडाई ने डीजीपी हिमाचल के साथ मीटिंग करके उनको सारा इसके बारे में अवगत कराया है। उसके बाद से आपने देखा हुआ पिछले कुछ दिनों में वहाँ पे हिमाचल पुलिस अब एक्टिव हुई है, उन्हें रेड्स वगैरह किए हैं, कुछ जो नामी लोग थे उनको वहाँ पकड़ा भी है। उसके बाद हमारी आपस में बात चल रही है, बट दीज आर ऑपरेशन मैटर्स, आप बहुत जल्दी इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। खाली पड़ी गई इमारतें कैसे नशे का नेटवर्क बनी हुई थी, इसकी गवाही भर रहे हैं स्थानिक निवासी। उनके मुताबिक यहाँ शरेआम नशा बिक रहा था। कई दिनों से पुलिस और प्रशासन द्वारा यहाँ पे रेड मारी जा रही थी और पता चला कि काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे ड्रग पेडलिंग और चिट्टे का बिजनेस यहाँ से चला हुआ था। कई केसेस पुलिस ने NDPS एक्ट में भी दिए, लेकिन इसके बावजूद ये जो ड्रग पेडलिंग थी वो ठहर नहीं रही थी। खैर ये कार्रवाई काबिल तारीफ है और जरूरत है आगे भी इसी तरह नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने की। पठानकोट से अजय महाजन के साथ सुनील नागपाल। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने सूबे के अंदर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए अहम कदम उठाए हैं। ग्रामीण इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए 400 PCR बाइक्स और 225 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई गई। डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब पुलिस में 15,000 जवानों के जल्द भर्ती होने के संकेत दिए हैं। सूबे के डिप्टी सीएम जलंधर में थे, जहां उन्होंने पुलिस पेट्रोलिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि लोगों के 100 नंबर पर डायल करते ही कोने कोने तक पुलिस 20 मिनट के भीतर पहुंच जाया करेगी। कोई पुलिस की और कोई लोड पै जाए, एमरजेंसी हो जाए, तुसी कल्ला 100 नंबर डायल करना अपने मोबाइल तो पंजाब के कोने तो कोने पिंड च भी 30 मिनटां दे अंदर पुलिस उत्थे पहुंच जूगी। ते लेडीज नूं प्रोटेक्ट करने वास्ते स्पेशल स्क्वाड ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। उन्होंने महिलाओं से जुड़े मामलों से निपटने के लिए वुमेन पुलिस फोर्स को मैदान में उतारने की बात कही है। साथ ही हाईटेक जमाने में पुलिस सेवाओं को ऐप्स के जरिए उपलब्ध कराने के संकेत भी दिए हैं। एक ਅਸੀਂ कई ऐप्स भी बनाने लगे हैं जिहदे नाल मोबाइल ते ही सारियां पुलिस सर्विसेज ਤੁਹਾਨੂੰ मिल सकणगीਆਂ। वो भी अगले 15 दिनों ਅਸੀਂ ਉਹ ऐप लॉन्च कर लगे हैं अपने मोबाइल से। डिप्टी सीएम ने भरोसा दिया है कि पुलिस फोर्स में तकरीबन 15,000 जवान भर्ती किए जाएंगे, जिस पर अगली कैबिनेट की बैठक में मुहर लगने की उम्मीद है। ऐसी मैं डीजीपी साहब ने गल की है, ਅਸੀਂ तकरीबन पहले 7,000 सोचा सी, ਅਸੀਂ तकरीबन ਇਹਨੂੰ 15,000 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਗਲੀ कैबिनेट मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ प्रोसेस ਅਸੀਂ कंप्लीट कर लगे हैं। सुखबीर बादल ने ऐप्स के जरिए पुलिस की सेवाएं आम लोगों तक पहुंचाने की बात भी कही है। जालंधर से पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के मामले पर पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने आप पर जमकर सियासी वार किया है। सुखबीर बादल ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को ठग कहकर निशाना साधा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों पर सस्पेंशन की तलवार लटकी है। इस बीच संसदीय सचिव के मसले पर आपने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की सरकारों को घेरना शुरू कर दिया है। इस बाबत जब जलंधर में डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी नहीं ठग पार्टी है। CPS नियुक्ति के मसले पर उन्होंने हर सूबे के अपने कानून होने का हवाला भी दिया। आम आदमी पार्टी ठग आदमी पार्टी है, आम आदमी का नाम लाया करो, ठग आदमी पार्टी ने यार दसा की है। हर स्टेट का अपना कानून है, अपने सिस्टम है। असी अपना एक्ट पास किया है, सिस्टम है, उन्होंने नहीं किया या उनको पढ़ पुढ़ लिया करना जो अपना काम करना है। उधर बार बार ठग पार्टी और टोपी वाली पार्टी कहे जाने से आम आदमी पार्टी नेता आग बबूला हो गए हैं। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने तो बाकायदा सूबे के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल को चुनौती तक दे डाली। लोगों को कहते ठग है,
ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਲੇ, नहीं तो सारा A to Z दस देंगे कि ठग पंजाब च कौन है। आम आदमी पार्टी को सुखबीर बादल द्वारा ठग कहने पर सुच्चा सिंह छोटेपुर ने ऐतराज जताया है। चंडीगढ़ से नेहा सलारिया और पुनीत परंजा के साथ राजीव वधवा, जी मीडिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ढींगरा आयोग की रिपोर्ट सौंपने को लेकर मांगे समय को लेकर कहा है कि रिपोर्ट तैयार नहीं थी, जिसके चलते आयोग ने उनसे समय मांगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने वाड्रा पर भी तीखा निशाना साधा। वाड्रा लैंड डील की जांच कर रहे रिटायर्ड जस्टिस ढींगरा पर कांग्रेस ने हरियाणा सरकार से फायदा लेने का आरोप लगाया है। डीएलएफ लैंड डील की जांच कर रहे ढींगरा आयोग ने और समय मांगे जाने पर सफाई दी है। रिटायर्ड जस्टिस के मुताबिक उन्हें कुछ दस्तावेज सौंपे गए हैं जिन्हें डील की जांच के लिहाज से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चिट्ठी में सिर्फ इतना ही लिखा है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स और आए हैं और मैं समझता हूँ इन डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करना ज़रूरी है ताकि मैं इन डॉक्यूमेंट्स को अध्ययन कर सकूं। मुझे और टाइम चाहिए। मैंने 250 से ज़्यादा फाइलें पढ़ी हैं और 26 गवाह की। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि जस्टिस ढींगरा ने बीजेपी सरकार से फायदा उठाया है। ऐसे में उनसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद बेमानी है। सबसे पहले तो ये स्पष्ट है कि जस्टिस एसएन ढींगरा ने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार से फायदा लिया एक ऐसी ट्रस्ट के लिए जिसके वो मुखिया हैं। ऐसे में उनकी स्थिति इस पद पर बने रहने के प्रतिकूल है। जब जांच करने वाला जज ही सरकार से फायदा लेगा तो निष्पक्ष तौर से रिपोर्ट कैसे वो दे सकते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि कांग्रेस ऐसे समय में आरोप लगा रही है जब रिपोर्ट आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जो आयोग हमने जो गठित किया है वो कुछ तथ्यों के आधार पर गठित किया है। आज नहीं किया, 1 साल पहले गठित किया गया था और जब 1 साल पहले कोई चीज़ गठित की गई है, आज जब उसका रिजल्ट आने वाला था उस समय ये सारी बातें उनको याद आई हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई दाल में काला है। तो उधर जस्टिस ढींगरा का कहना है कि वो अपना काम कर रहे हैं और कांग्रेस के आरोपों पर कुछ भी कहना उचित नहीं समझते। तो कांग्रेस ने एलिगेशन लगाया है, कहा है कि सरकार से आपने फेवर लिया और इस लिहाज से आपको जांच पैनल का अध्यक्ष नहीं किया, कि आपको हटा देना चाहिए। मैं क्या कहूँगा इस बारे में, मेरा कमेंट्स ना देना ही अच्छा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के आरोपों की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए दाल में कुछ काला होने की आशंका जताई है। कैमरामैन कमल के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बस की बेहतर सुविधा देने के लिए अब एक नई स्कीम की शुरुआत की है। स्कीम के तहत बस और ड्राइवर तो उसके मालिक होंगे ही, लेकिन उस बस पर सवार कंडक्टर सरकारी होगा। रोडवेज के घाटे को पूरा करने के लिए व ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा को बेहतर बनाने के लिए हरियाणा सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है। हरियाणा की बसों में 33 लाख मुसाफिर हर रोज सफर करने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन सिर्फ 13 लाख ही सफर कर पाते हैं, जिसकी वजह बसों की कमी है। दूसरी तरफ राज्य का परिवहन विभाग करोड़ों का घाटा झेल रहा है। ग्रामीण इलाकों में हालत और ज्यादा खस्ता है। ऐसे में सरकार नई स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत बस और ड्राइवर निजी मालिक का होगा, जबकि उसमें कंडक्टर सरकारी होगा, जिसकी मदद से ग्रामीण इलाकों में लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। 4215 बसें हैं और एक दिन में 33 लाख लोगों को बस सुविधाओं की आवश्यकता है, लेकिन हम 13 लाख लोगों को दे पा रहे हैं। उस चीज़ को देखते हुए तो सरकार ने एक स्कीम लेके आए थे कि बस मालिक की होगी, ड्राइवर मालिक का होगा, कंडक्टर हरियाणा रोडवेज का, परमिट हमारा हरियाणा रोडवेज का, और उस बस पर पूरा कंट्रोल हमारा हरियाणा रोडवेज का होगा। 22 जनवरी लास्ट डेट थी, वो टेंडर हमने ओपन कर दिए हैं, उसके भी प्रोसेस में है। इस स्कीम के जरिए प्रदेश में सरकारी बसों को कई सालों से चल रहे घाटे से उबारने में मदद मिलेगी। प्रदेश का परिवहन विभाग 450 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। हमने हरियाणा रोडवेज के अंदर हमारा 450 करोड़ का एनुअल घाटा है, जिसमें से 226 करोड़ तो जिसमें हमारे स्टूडेंट हैं, सीनियर सिटीजन हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, हैंडीकैप्ड हैं, इस टाइप से हमारा चला जाता है। हरियाणा सरकार की नई स्कीम अगर कारगर साबित होती है तो परिवहन विभाग का 450 करोड़ का घाटा तो पूरा होगा ही, साथ ही परिवहन विभाग की गाड़ी भी तेज रफ्तार से दौड़ेगी। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ सुमित जोशी, जी मीडिया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का आज यूपी में वैश्य समाज ने सम्मान किया। इस मौके पर डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि यूपी और बिहार में वैश्य समाज पिछड़ा हुआ है।
राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा है कि वो लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर वैसे समाज के हित की आवाज बुलंद करेंगे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आगरा में एक खास कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने वैश्य समाज की एकजुटता और हित को आगे बढ़ाने का मंत्र दिया। डॉक्टर चंद्रा हाल ही में हरियाणा से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, इसलिए उन्होंने मशवरा देने के साथ ही अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का भरोसा भी दिया। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में वो समुदाय के हितों के मसले उठाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने यूपी और बिहार में वैश्य समाज के पिछड़े होने पर भी दुख जताया। इसके लिए उन्होंने वैश्य समाज के लोगों के आपसी मनमुटाव को वजह बताया। साथ ही वैश्य समुदाय के लोगों से एक मंच पर आने की अपील की। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज हर सियासी दल के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके चलते बटा हुआ है, जबकि अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक मंच पर आने की जरूरत है। वैश्य समाज में अब आपस में इंटरनल प्रतिद्वंद जो होते हैं ना, वो ज्यादा होते हैं, जिसके कारण से जो आपने जो प्रश्न किया तो वो उनको टिकट वगैरह मिलने में और मिलने में या राजनीतिक दल उनको प्रभुत्व देने में संकोच कर जाते हैं, क्योंकि ये समाज इस प्रकार का समाज है जो इसमें हर राजनीतिक दल में वैश्य मिलेंगे आप, और हर शहर में इस समाज के लोग मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के भी साथ हैं, कांग्रेस के भी साथ हैं, समाजवादी पार्टी के भी साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी साथ हैं। तो क्योंकि ये बढ़ जाते हैं, उनको उन लोगों को और जोड़ना पड़ेगा अपने साथ, उनको गले लगाना पड़ेगा। डॉक्टर चंद्रा ने वैसे समाज को एकजुट होकर चलने की अपील की है, ताकि समाज सियासी मंच पर भी अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करवा सके। आगरा से विवेक त्रिपाठी के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया। चंडीगढ़ में महिलाएं अब काफी हद तक खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेंगी, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ग्राउंड जीरो से आई हमारी एक खास रिपोर्ट कह रही है। चंडीगढ़ में महिलाएं अब ज्यादा सुरक्षित महसूस कर पाएंगी, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस शहर में एक्सक्लूसिव महिला पीसीआर की तैनाती करने जा रही है। चंडीगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा का दायरा बढ़ने जा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24/7 एक्सक्लूसिव महिला पीसीआर स्टार्ट करने जा रही है, जो हर पल महिलाओं की सुरक्षा में तैनात रहेगी। इस पीसीआर की खासियत ये भी होगी कि इसमें मौजूद सभी स्टाफ महिलाएं ही होंगी। थोड़े ही समय में एक ऑल वुमेन पीसीआर भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि ड्राइवर, गनमैन और हेल्पर से लेके सारा स्टाफ वुमेन ही रहेगा। तो उस पर मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और इवेंचुअली आप देखेंगे कि आपको दिन में और इवन रात में भी ऑल वुमेन पीसीआर चलती दिखाई देंगी। चंडीगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पुलिस के आला अधिकारी इसके मद्देनजर कई सख्त कदम उठा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। कहना गलत नहीं होगा कि चंडीगढ़ की स्मार्ट पुलिस अब महिलाओं के लिए भी स्मार्ट कदम उठा रही है। रात को हम पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं टू वुमेन इन डिस्ट्रेस, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। चंडीगढ़ की महिलाओं के लिए पुलिस की ये पहल काफी भरोसेमंद और फायदेमंद साबित हो सकती है। इससे पहले चंडीगढ़ पीसीआर द्वारा देर रात में महिलाओं को घर तक छोड़ने की सुविधा की भी सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो चुकी है, जिसे दूसरे राज्य भी अपनाने की तैयारी में हैं। पीसीआर की सभी स्टाफ महिला ही होंगी। ये महिला पीसीआर 24 घंटे महिलाओं की सेवा में सड़कों पर तैनात रहेंगी। नितिका महेश, वीसी मीडिया, चंडीगढ़। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के लिए उनकी ओर से दिया विवादित बयान लगातार मुश्किलों का सबब बनता जा रहा है। ताजा मामले में हिसार की गैंग रेप पीड़िता ने उनके खिलाफ महिला थाने में केस दर्ज करवाया है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के विवादित बयान का मामला अब हिसार महिला थाने में पहुंच गया है। बयान से आहत एक गैंगरेप पीड़िता ने सलमान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डाबरा गैंगरेप पीड़िता फिल्म अभिनेता सलमान खान के बयान से इस कदर आहत हैं कि उसने सलमान खान के खिलाफ हिसार महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और सलमान की गिरफ्तारी की मांग की है। इससे पहले गैंगरेप पीड़िता अपने वकील के जरिए सलमान खान को 10 करोड़ का नोटिस भी भेज चुकी है। एक्टर सलमान खान है, उसने 21 जून को रेप विक्टिम्स के बारे में एक अपमानजनक स्टेटमेंट दी थी रेप विक्टिम्स के बारे में। उस बारे में पहले हमने एक लीगल नोटिस ही भेजा था। उसमें रेप विक्टिम ने अपनी कंप्लेंट में कहा है
खान की इस स्टेटमेंट से मुझे बड़ा बुरा फील हुआ है, अपमानजनक फील हुआ है। उसकी स्टेटमेंट आपत्तिजनक रेप विक्टिम्स के बारे में। 21 जून योगा डे को सलमान खान ने एक बयान दिया था मीडिया में। उन्होंने हरियाणा में सुल्तान मूवी की शूटिंग की थी, उसी दौरान उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दिया था जो रेप विक्टिम के लिए काफ़ी शर्मनाक बयान है। तो मैं आज महिला थाने में आई हूँ अपनी शिकायत दर्ज करवाने के। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सलमान खान के खिलाफ एक पीड़िता ने दरखास्त दी है, जो इसके ऊपर उचित कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई हम करेंगे। सलमान खान ने 21 जून को अपनी फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शूटिंग में होने वाली थकान की तुलना रेप से की थी। इस विवादित बयान को लेकर सलमान खान पहले से ही चौतरफा आलोचना झेल चुके हैं। हिसार से महेंद्र सिंह के साथ हरप्रीत सिंह, जी मीडिया। हिमाचल बीजेपी में मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पर मुख्यमंत्री के बयान का नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने जवाब दिया। धूमल ने कहा कि ये जनता और पार्टी हाईकमान तय करेगी, लेकिन वीरभद्र सिंह पहले अपना कुनबा संभालें। प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को कांग्रेस के कुनबे को संभालने की नसीहत दी है। हिमाचल में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, इस सवाल को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। वहीं सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। इस बार नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री को दूसरों की गुटबाजी के बजाय अपनी पार्टी में मचे घमासान को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अपने ही मंत्रियों की नजर उनकी कुर्सी पर गड़ी है, ऐसे में उन्हें अपनी स्थिति संभालनी चाहिए। प्रत्येक कार्यकर्ता को इच्छा रखने का पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आज़ादी है। और जो लोकतांत्रिक पार्टी होती है उसमें एक नहीं कई उम्मीदवार हो सकते हैं। जनता और पार्टी हाईकमांड जिसको चाहते हैं वो बन जाते हैं। लेकिन भाजपा में तो उनको नजर आ गए अपनी पार्टी में कितने लोग हैं जो वर्तमान मुख्यमंत्री होते हुए भी उनकी कुर्सी पर नजर लगा के बैठे और तरह तरह से ऐसी हरकतें करते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी प्रदेश की राजनीति में वापसी की कोशिशों में लगे हुए हैं, जिसके चलते ये अटकलें जोर पकड़ रही हैं कि बीजेपी मुख्यमंत्री का दावेदार किसे बनाएगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री भी बीजेपी पर चुटकी लेते रहते हैं। धूमल उसका ही जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। प्रेम कुमार धूमल का कहना है कि बीजेपी के सीएम पद के दावेदार का फैसला जनता और पार्टी आला कमान करेगी। हमीरपुर से हरमिंदर सिंह के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने केंद्र के 7वें वेतन आयोग की मंजूरी का विरोध किया है। डॉक्टरों की मांग है कि उनके नुकसान पर केंद्र विचार करे। शिमला में सरकारी डॉक्टर्स 7वें वेतन आयोग के विरोध में लामबंद हुए। मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग को मंजूरी देकर सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों को ये रास नहीं आया। यही वजह है कि हिमाचल के डॉक्टर्स काला दिवस मनाने को मजबूर हैं। राजधानी शिमला में भी डॉक्टरों ने काले बिल्ले लगाकर विरोध दर्ज कराया। डॉक्टरों का आरोप है कि मोदी सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों में उनकी अनदेखी की है। बेसिकली आज हड़ताल नहीं है, लेकिन एक हम प्रोटेस्ट ब्लैक बैचेस वेयर करके एक विरोध कर रहे हैं कि जो भी केंद्र सरकार ने या जो भी डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए जो हमें कुछ सैलरीज थी या कुछ 7th पे कमीशन में उसमें उन्होंने उसमें कटौती की है। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि 7वें वेतनमान से डॉक्टरों को हो रहे नुकसान पर विचार किया जाए। खासकर एनपीए के मुद्दे को लेकर डॉक्टर्स नाराज हैं। जो हमें जो एनपी है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, जो हमें 25% इस टाइम मिल रहा था और एक कमेटी ने रिकमेंड किया था कि 30% इसको बढ़ा देना चाहिए। तो वो इसमें प्रपोज्ड जो भी 7th पे कमीशन है उसमें उन्होंने इसमें 25% से कम करके 20% कर दिया है। सरकारी डॉक्टर्स ने 7वें वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। अमृतसर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक नवविवाहिता ने पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। पुलिस मामले की तह तक पहुंचने में लगी है।
अमृतसर के बटाला रोड पर एक नवविवाहिता ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि मृतका के ससुराल वाले उसे परेशान करते थे। अमृतसर में एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है और उसके परिवार ने उसकी मौत के आरोप उसके ससुराल वालों पर लगाए हैं। मृतक लड़की के परिवार वालों के मुताबिक वह उसको काफी वक्त से तंग परेशान कर रहे थे और उसके चरित्र को लेकर शक करते थे। मृतक लड़की के भाई के मुताबिक इसी वजह से उसको मारा गया। कुड़ी ਨੂੰ पता नहीं की हो गया, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਹੀ ਗੱਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਲਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਗਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਲਾ ਮਤਲਬ ਚਾਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਾਦਰ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਗਲੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। पुलिस ने मृतक लड़की की लाश को कब्जे में लेकर परिवार वालों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। सारी तफ्तीश की लड़की जी पक्के नाल फाह लेना बयान होया ते उहदे पति कमल किशोर अते उहदी सस बिमला देवी इन्हां दे खिलाफ जुर्म जेल धारा 306 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया जिहड़ी उहनूं ताने मेने मारदी सी जिहदे तो दुखी हो के लड़की ने फाह लिया अते सस नूं जल्दी तो जल्दी अरेस्ट किया जाए। यह वारदात इंसानी रिश्तों पर सवाल खड़े कर रही है। खैर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अब इंतजार है इंसाफ मिलने का। तो अमृतसर से राजेंद्र गोसाई के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। अपनी लालच के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरने की गुरेज नहीं करता है। चंद पैसों के लिए बेजुबान जानवरों की जान लेने का एक मामला सामने आया है अमृतसर से। अमृतसर में जानवरों की खाल बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी से शेर की खाल को भी जब्त किया है। शेर की खाल के यह लगे अंबार कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि सख्त कानूनों के बावजूद इन बेजुबानों को शरेआम मौत के घाट उतारा जा रहा है। अमृतसर में पकड़े गए इस गिरोह से हुई यह बरामदगी हैरान और परेशान करने वाली है और कई सवाल भी उठा रही है। SPCA के मुताबिक उनको एक फोन आया था जिस पर खुलासा हुआ कि कुछ लोग शेर की खाल बेच रहे हैं, जिस पर फौरन कार्रवाई करते हुए इस गिरोह का पर्दाफाश हो गया और इनसे भारी मात्रा में शेर की खाल बरामद हुई। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੰਢ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੱਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਔਰ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਪੂੰਛ ਲਟਕਦੀ ਪਈ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਪੂੰਛ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਤੇ ਦੀ ਹੈ। जंगली जानवरों की तस्करी कोई नई बात नहीं है। सख्त कानून के बावजूद यह सब जारी है और अपने मुफाद के लिए कुछ लोग इन बेजुबानों को मार रहे हैं। जंगली जानवरों की तस्करी कोई नई बात नहीं है। सख्त कानून के बावजूद ये सिलसिला जारी है और अपने फायदे के लिए लोग इन बेजुबान जानवरों को मारने में जरा भी गुरेज नहीं कर रहे। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ रमन खोसला, जी मीडिया। फरीदाबाद से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। चोरी का आरोपी बतौर सुरक्षा कर्मी तैनात था। पुलिस की माने तो आरोपी ने लगभग 13.5 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दाम में लाखों की चोरी को अंजाम देने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। फरीदाबाद में चोरी और लूट की वारदातें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जिस वारदात की हम बात कर रहे हैं उसे इस शख्स ने अंजाम दिया है। आरोपी बतौर सुरक्षा कर्मी शराब के गोदाम में तैनात था, जहां उसने लॉकर की नकली चाबी बनवाकर लगभग 13.5 लाख रुपए उड़ा लिए। हैरानी इस बात की है कि आरोपी सुरक्षा कर्मी पहले सेना में सेवाएं दे चुका है। ढेर सारा पैसा देखकर पूर्व आर्मी कमांडो का ईमान डगमगा गया और आरोपी ने लाखों की चोरी को अंजाम दे डाला। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी कर्ज में डूबा हुआ था, जिसके चलते आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लेक फॉरेस्ट वाइन कंपनी है, गोदाम है उनका पुलिसर के एरिया में। तो 18-19 की रात को वहाँ पर लगभग 13.5 लाख रुपए की चोरी हुई थी और उसमें उनके लॉकर में पैसे रखे हुए थे और उसमें खास बात यह है कि लॉकर तोड़ा नहीं गया था। तो प्राइमरी वैसे यही माना जा रहा था कि कोई जाने वाला है या किसी के पास इसकी कीज़ है जिसने काम किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि इसमें एक आदमी इन्हीं का और सिक्योरिटी गार्ड इन्वॉल्व है जो भी वहाँ रात को प्रेजेंट था। तब इसने इस पूछताछ में इसने बताया कि पैसे इसने घर में छुपा रखे हैं। आरोपी रविंद्र की माने तो उसने आर्मी में 15 साल नौकरी करने के बाद VRS ले लिया था और उसने बाद में सुरक्षाकर्मी की नौकरी की, जहां आरोपी कैश को लाने और ले जाने का काम किया करता था।
चोरी की घटना को गोदाम में तैनात पूर्व आर्मी कमांडो ने अंजाम दिया था। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया। आपने अक्सर ये तो सुना होगा कि लिंग जांच या भ्रूण हत्या के आरोप में डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शायद ही आपने कभी सुना होगा कि बेटे की चाह में गलत काम के लिए डॉक्टर को लाखों की पेशकश करने वाले को खुद डॉक्टर ने ही गिरफ्तार करवा दिया। जी हां, मामला हिसार का है, जहां एक डॉक्टर ने कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की शुरुआत करते वक्त डॉक्टरों की अंतरात्मा को झंझोड़ने वाला ये भाषण दिया था। उन्होंने अपील की थी कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे पाप को रोकने के लिए डॉक्टर भी अपनी जिम्मेदारी समझे। अपनी इसी जिम्मेदारी को हिसार के एक डॉक्टर ने न सिर्फ समझा है बल्कि उस पर अमल भी किया है। दरअसल मामला कुछ यूँ है। हिसार में एक फर्टिलिटी सेंटर चलाने वाले डॉक्टर अनुराग बिश्नोई के पास दिल्ली से आर्यन नाम का एक एयरलाइंस का कर्मचारी पहुंचा। उसने डॉक्टर को बताया कि वो पहले ही 2 बेटियों का पिता है और वो अब सरोगेसी के जरिए एक बेटे का पिता बनना चाहता है। पेशेंट हमारे पास आया, वो सरोगेसी के थ्रू बेटी चाह रहा था, तो जबकि उसकी वाइफ की एज 44 है। सरोगेसी से पूछा आप सरोगेसी से क्यों चाह रहे हैं? उन्होंने कहा कि सर ताकि जो है मेरा अगर मेल बेबी हो तो हम उसको कंटिन्यू करें। आरोप के मुताबिक आर्यन ने डॉक्टर को कहा कि उसके लिए एक सरोगेट मां का बंदोबस्त करें और सरोगेट तकनीक से महिला प्रेग्नेंट हो तो उसके पेट में पल रहे भ्रूण की जांच की जाए। अगर लड़का हुआ तो ठीक, लेकिन लड़की हुई तो पेट में ही उसकी हत्या कर दी जाए। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश, मैंने देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कहता नहीं सर, मैं तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं और हमने तो आपकी सर्विसेज ही अवेल करना चाह रहे हैं। डॉक्टर बिश्नोई ने आर्यन को 2 टूक शब्दों में जवाब दे दिया। डॉक्टर ने आर्यन के नापाक इरादों को कामयाब करने से साफ मना कर दिया। आर्यन ने डॉक्टर को पैसों का लालच भी दिया, लेकिन अनुराग बिश्नोई का ज़मीर नहीं डगमगाया और आर्यन पैसों से ईमानदार डॉक्टर को नहीं खरीद सका। आखिरकार डॉक्टर की कोशिशों से आज आर्यन सलाखों के पीछे है। बेटियों को बचाना और उन्हें पेट में मारने की मंशा रखने वालों को एक्सपोज करना ये डॉक्टर का भी फर्ज है। अनुराग बिश्नोई ने ये फर्ज निभाकर एक मिसाल पेश की है। जरूरी है कि और भी डॉक्टर अपने फर्ज को समझें और उसे निभाएं ताकि बेटियों को बचाया जा सके। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। हरियाणवी फिल्मों का नया अवतार सामने आने वाला है। हिसार में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है, जहां हरियाणवी फिल्मों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी। हरियाणवी सिनेमा में एक नई जान फूंकने के लिए एक नई पहल होने जा रही है और इस पहल का हिस्सा बने हैं बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार यशपाल शर्मा। हरियाणवी सिनेमा में नई जान डालने के लिए एक नई पहल की जा रही है। कई फिल्मों में अपनी उम्दा अदाकारी का लोहा मनवा चुके यशपाल शर्मा इस कोशिश को कामयाब करने में जुटे हैं। इस बाबत हिसार में एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, जिसका आयोजन 8 सितंबर से 11 सितंबर तक गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में करवाया जाएगा। इसमें देश विदेश की कई फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। फेस्टिवल का एक सेगमेंट खास तौर पर हरियाणवी फिल्मों के नाम रहेगा। मैं सैल्यूट करता हूँ राजीव भाटिया को, जिसने ये निर्णय लिया है कि पगड़ी को, और कल सीएम साहब से भी बोला इन्होंने कि पगड़ी को गांव-गांव जा करके और हर सरपंच से मिलके हर गांव में दिखाएंगे और हर स्कूल में जाके हर प्रिंसिपल से मिलके आपका सहयोग चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो सिनेमा जबरदस्ती ही सही एक बार उस बंजर जमीन के मतलब सब्बड़ मार के खोदना पड़ेगा और क्या होगा, खोदेंगे तो देखेंगे। बिल्कुल हमारी उम्मीदें हैं और उम्मीदों की दुनिया कायम है। यशपाल शर्मा बॉलीवुड के अलावा पंजाबी और हरियाणवी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। शर्मा मूल रूप से हरियाणा के हिसार के ही रहने वाले हैं। शायद यही वजह है कि वो हरियाणवी सिनेमा को एक अलग मुकाम पर देखना चाहते हैं। यशपाल शर्मा बॉलीवुड के अलावा पंजाबी और हरियाणवी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। वो मूल रूप से हरियाणा के हिसार के ही रहने वाले हैं और शायद यही वजह है कि वो हरियाणवी सिनेमा को एक अलग मुकाम पर देखना चाहते हैं। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। आज से मनाली से लेह के लिए बस सेवा की शुरुआत हो गई है। इस रूट की कुल दूरी 475 किलोमीटर है। इस दौरान यात्रियों को दुनिया के ऊंचे दर्रों पर रोमांचक सफर का अवसर मिलेगा। मनाली से लेह की दूरी 475 किलोमीटर है। पहले रोहतांग पास, फिर बारालाचला पास, फिर टांगलंगला पास
फिर नकीला पास जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रों पर से ये बस गुजरती है। और इस बस को चलाने वाले चालक से मैं आपको कुछ जानकारी दिलवाना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? अश्विनी कुमार जी। अश्विनी कुमार, तो पिछले कितने सालों से आप इस सड़कों पर बसों को दौड़ा रहे हैं? 16 साल से चल रहे हैं जी, पिछले 16 साल से इस बसों पे हम। तो मनाली से लेह की तरफ जब जाएंगे आप, तो क्या कुछ बातों का ध्यान रखते हैं? कैसी सड़क रहती, कैसी ड्राइविंग के लिए आपको चुनौती रहती है? उधर चलते चलते सारा हमें देखना पड़ता है, रोड कैसा है, रोड कैसा है, कैसा नहीं है, रोड कहाँ पे सवारी का मन बनाने के लिए पॉइंट है, उधर खड़ी करनी पड़ती है। बाकी रोड के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर रोड कहीं ख़राब है तो उधर वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर। फिर जब रोड ठीक हो जाए, जैसे नाले नूड़े आते हैं वो एक आधे घंटे बाद ठीक हो जाते हैं। फिर जब वो ठीक हो जाएंगे तो हम निकल जाएंगे उधर से। और मौसम कितनी बड़ी चुनौती रहता है? मौसम तो काफ़ी रहता है जी। जैसे तंगलंगा पास है एक आगे जाके, उस तंगलंगा पास के पास हमारे को उधर सवारी के लिए 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं देना पड़ता, क्योंकि उधर थोड़ी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। इसलिए उधर 10-15 मिनट एंजॉय करने, फोटोग्राफी करने के बाद हम सीधा ले को निकल जाते हैं फिर। तो आपने देखा कि इस दर्रे पर से जैसे ही ये बस गुजरती है और ड्राइवर्स की स्किल्स और ड्राइवर्स की इस जानकारी के बाद आपको ये अनुमान लग ही सकता है कि इस पर से सफ़र करना और ड्राइविंग करना कितना चुनौती भरा रहता है। कैमरा पर्सन रवि के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया। कल से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए आज जम्मू से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया है। अमरनाथ यात्रा के लिए आज जम्मू से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने श्रद्धालुओं के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले जत्थे में करीब 1300 श्रद्धालु शामिल हैं। शिव भक्तों ने भोले की जयकारों के साथ ही हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। ये जत्था शाम को अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप पहलगाम और बालटाल पहुंचेगा, जहां से कल औपचारिक तौर पर अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था शनिवार को अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। 2 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा रक्षाबंधन के दिन यानी 18 अगस्त को खत्म होगी। 48 दिन तक चलने वाली यात्रा में 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से रोजाना 7500 श्रद्धालु यात्रा करेंगे। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। जम्मू से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ जहां हल्की बारिश से जम्मू में लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं उत्तराखंड में बारिश ने तबाही मचा दी है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़ जिले में बादल फटने से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उफनती नदियां, जमींदोज हो चुके घर और दुकानें, कट चुके रास्ते और संकट में उत्तराखंड के 2 जिले। ये डरा देने वाली तस्वीरें पिथौरागढ़ के डीटी हाट की हैं। और अब जान लेते हैं आपके शहर के मौसम का हाल। हल्की बारिश की दस्तक के बावजूद हिसार में पारा 40 डिग्री के पार बना हुआ है। अन्य जगहों पर कमोबेश कल की ही तरह रहा तापमान। आए दिन मौसम करवट ले रहा है। मैदानों में भी कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश दस्तक दे रही है। बावजूद इसके गर्मी के तेवर कमोबेश पहले जैसे बरकरार हैं। हिसार की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में 37 डिग्री सेल्सियस, गुड़गांव में भी 37 और चंडीगढ़ में 34 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पंजाब की बात करें तो भटिंडा में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि अमृतसर और लुधियाना में पारा 37 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर पटियाला में पारा 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शिमला में 23 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं मनाली में 28 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर में 32 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं मनाली और श्रीनगर में तापमान लगातार 30 डिग्री के इर्द गिर्द घूम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मंजूर पठान, जी मीडिया। और चलिए इसी के साथ 25 खबर 25 रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।